कृतिका पीआर डिपार्टमेंट से थी और चूंकि वो राघव के अंदर काम कर रही थी, इसलिए उसे उसके साथ होना चाहिए था, ना कि सीईओ के साथ उनकी कार में। राघव के मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन वे सब तब शांत हो गए जब अनुपम ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, सीईओ सर, सूरज आहूजा से जुड़े मैटर पर कृतिका से कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। उस एक्सप्लेनेशन के बाद राघव के पास कुछ भी कहने को नहीं बचा। अपने दिमाग पर बहुत ज्यादा जोर देने के बाद भी राघव इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता था कि निखिल और कृतिका के बीच कुछ चल रहा है। उन दोनों को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि उनके बीच कोई रोमांटिक कनेक्शन है। वो दोनों लवर्स हैं। इस बात का ख्याल राघव के मन में एक बार भी नहीं आया। वैसे भी अनुपम ने जो कहा था वो पूरी तरह लॉजिकल था। आखिरकार कृतिका सूरज आहूजा के कमबैक प्लान की अकेली इंचार्ज थी, इसलिए अगर सीईओ इस मैटर पर उससे अकेले में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो इसमें राघव को क्या प्रॉब्लम हो सकती थी। साथ ही सूरज ओबेरॉय मीडिया कंपनी के शेयर होल्डर का भतीजा था, इसलिए सीईओ का उसे लेकर एक्स्ट्रा केयरिंग होना जायज था। भले ही अनुपम ने काफी कम शब्दों में एक्सप्लेन किया था कि कृतिका का सीईओ के साथ जाना क्यों जरूरी है, लेकिन राघव उससे ना तो कोई और सवाल कर सकता था और ना ही अनुपम को उसे और कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत थी। राघव, ये रही हमारी सवारी। निखिल के कार से थोड़ी दूरी पर पार्क्ड कार के पास पहुंचते हुए अनुपम ने कहा। राघव कार के अंदर जाते हुए एक झलक कृतिका को देखने के लिए पलटा, लेकिन ठीक उसी वक्त अनुपम उसके सामने आ गया। इससे राघव ना तो कृतिका को निखिल के कार के अंदर जाते देख पाया और ना ही ये देख पाया कि निखिल ने खुद कृतिका के लिए अपने कार का दरवाजा खोला था, जैसे वो उसका कोई पर्सनल ड्राइवर हो। उसके बाद निखिल दूसरी तरफ से होते हुए कृतिका की बगल वाली सीट पर जा बैठा। उसने प्यार से कृतिका की आंखों में झांकते हुए कहा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। बाकी की सेलिब्रिटीज जो कैमरे के सामने सुंदर दिखने के लिए काफी ज्यादा मेकअप यूज करती थी, उनके कंपैरिजन में कृतिका का मेकअप काफी लाइट था। उसने मेकअप के नाम पर बस हल्का सा टचअप किया था। अगर ये जरूरी नहीं होता तो मैं दुनिया के सामने कभी तुम्हें इस लुक में आने नहीं देता। निखिल ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि कृतिका सच में किसी परी की तरह सुंदर लग रही थी। इस लुक में उसे देखकर बड़े से बड़ा मेल सेलिब्रिटी भी खुद को उसकी तरफ अट्रैक्ट होने से रोक नहीं पाता। निखिल ने कृतिका की हथेली को अपने हाथों में थाम लिया। कृतिका ने उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन ना तो वो उसे रोक पाई और ना ही शर्मिंदगी में खुद को आगे ड्राइवर की ओर देखने से। निखिल कृतिका की परेशानी समझ मुस्कुराया। जादव की फिक्र मत करो, वो मेरा भरोसेमंद है। जादव वही बंदा था जो पलवंत और शेरा के लिए कृतिका का बनाया लंच बॉक्स उनसे लेकर निखिल को दे आता था। लेकिन कृतिका फिर भी शर्मिंदा थी। उसमें ऐसे कोई संस्कार नहीं थे, चाहे वो कोई भरोसेमंद हो या कोई अनजान। किसी के भी सामने वो निखिल से इंटीमेट होने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन निखिल इन बातों से अनजान कृतिका को निहारे जा रहा था। जितना ज्यादा वो उसे देख रहा था, उतना ज्यादा वो उसके करीब आने के बारे में सोच रहा था। सच में वो उसके दिए ड्रेस में बहुत ही सुंदर लग रही थी। उस गाउन का वी शेप्ड नेक डिजाइन उसकी मिल्की वाइट स्किन को एक्सपोज कर रहा था, जिससे निखिल का खुद पर काबू नहीं रहा और उसने अपने हाथ आगे बढ़ाकर कृतिका की कमर को थामते हुए उसे अपनी बाहों की घेरे में ले लिया। उसने अपना सिर नीचे करते हुए कृतिका की खुली गर्दन को चूमा। उसके ऐसा करते ही कृतिका का चेहरा शर्म के मारे लाल होने लगा। ये बात नोटिस करने के बाद निखिल और भी ज्यादा बेकाबू हो गया और उसने कृतिका की नोज पर किस करते हुए कहा, जब हम पहली बार मिले थे तब तो मेरे करीब आने से जरा भी नहीं घबराई थी। उस वक्त मुझे लगा था कि तुम काफी बोल्ड हो। उसकी गर्म सांसों ने कृतिका को कांपने पर मजबूर कर दिया। फिर उसने कहा, उस वक्त मेरी जान जाने वाली थी, इसलिए उस दिन मुझे वो सब करना पड़ा।
निखिल तड़प उठा। उसने कृतिका को कस के अपने गले से लगा लिया। अगर उस दिन वहां उस कमरे में निखिल नहीं होता तो शायद कृतिका आसानी से सोनाली के फैलाए जाल में फंस जाती। भले ही कृतिका के पास एक एविडेंस था, लेकिन उसका बाप वीरेंद्र जरूर उस एविडेंस को अपनी पावर से डिस्ट्रॉय करवा देता, जिससे कृतिका उसे यूज ही नहीं कर पाती। कोई उसकी मदद नहीं करने वाला था। ऐसे में उसका जेल जाना तय था। उसे वो बात भी याद आ गई कि कैसे वीरेंद्र ने डायरेक्टर फरहान के होश में आने पर उसके साथ मिलकर कृतिका को फंसाने की कोशिश की। अगर उसने उन दोनों पर कड़ी नजर नहीं रखी होती तो भले ही एक बार कृतिका उनके जाल में फंसने से बच गई थी, लेकिन दूसरी बार वो उनके फैलाए जाल से बच नहीं पाती। जब निखिल को इस बात का ख्याल आया कि अगर उस दिन वहां होटल में वो नहीं होता तो शायद वो कृतिका से कभी मिल ही नहीं पाता, तो गुस्से से उसकी आंखें धधक उठी। फिर भी निखिल एक बात नहीं जानता था, और वो ये कि कृतिका के साथ ये सब कुछ पहले ही हो चुका है। उस जन्म में उसे ये तक नहीं पता था कि कृतिका नाम की कोई लड़की भी इस दुनिया में है। इसके अलावा उस जन्म में जब ये सब हुआ था तब उनके बीच बस एक दीवार भर का फासला था, लेकिन तब कृतिका को इसका मौका नहीं मिल पाया था कि वो पीछे की बालकनी से जंप कर उसके कमरे में आ पाए। ल- उस दिन के बाद अपनी पूरी जिंदगी कृतिका ने जेल में बिताई, और जब उसकी मौत हुई तब भी उसे दर्द के सिवा कुछ नहीं मिला। भले ही निखिल ये नहीं जानता था कि कृतिका के साथ उसके पिछले जन्म में क्या हुआ था, लेकिन फिर भी उसे इस बात का डर था कि अगर वो उससे नहीं मिला होता तो इस जन्म में उसके साथ क्या हो सकता था। उसने लगभग उसे खो ही दिया था। वो बस कृतिका थी जिसने हिम्मत करके 26वीं मंजिल पर होते हुए भी बगल वाले कमरे से उसकी बालकनी में जंप लगाया था। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो शायद वो इस जन्म में उससे कभी नहीं मिल पाता। निखिल ने एक पल के लिए अपनी पकड़ ढीली की ताकि कृतिका सांस ले सके। उसके बाद फिर से उसने उसे जोर से अपने गले लगा लिया। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तब तक कोई तुम्हें हर्ट नहीं कर सकेगा। कृतिका ने बहुत दबी हुई आवाज में कहा। फिर उसने अपना चेहरा निखिल के सीने में छिपा लिया। उसके ऐसा करते ही निखिल के सीने के अंदर एक आग सी जल उठी जो उसे कृतिका को किस करने पर मजबूर कर रही थी। अपने पिछले जन्म में कृतिका की जिंदगी में कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जिस पर वो डिपेंड कर सके, लेकिन इस जन्म में निखिल उसके साथ था, जो हर पल हर वक्त उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। उसकी बाहों में वो खुद को सबसे ज्यादा सेफ महसूस करती थी। जब जाधव ने रियर व्यू मिरर में दोनों को एक दूसरे की बाहों में देखा तो शर्मिंदगी से उसने कार का ऑटोमेटिक बैरियर ऑन कर दिया, जिससे ड्राइविंग सीट और पिछली सीट के बीच में एक पतली सी मेटल की दीवार उठ गई। ये देख कृतिका शॉक्ड हो गई। अगर उसे मालूम था कि कार में ऐसा भी कोई फंक्शन है तो उसने शुरू में ही वो बैरियर ऑन क्यों नहीं किया। ये जादव अच्छे से जानता था कि बैरियर के पीछे क्या हो रहा है। निखिल ने अपना सिर नीचे झुकाकर कृतिका को देखा, जो उस वक्त काफी घबराई हुई थी और शायद वो गुस्से में भी थी। फिर उसने कृतिका से कहा, अब मैं तुम्हें कार से बाहर जाने नहीं देना चाहता। क्यों ना सीधे घर चलें, मेरे घर। कृतिका का गुस्सा हैरानी में बदल गया। इससे पहले कि वो कुछ कहती, निखिल ने उसे अपनी बाहों से आजाद कर दिया। लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते। निखिल ने खुद के सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। इवेंट में सूरज को कृतिका की जरूरत पड़ती, आखिर वो उसकी पीआर थी। उस वक्त कृतिका बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, और निखिल के किसेस की बारिश के कारण वो और भी ज्यादा चार्मिंग लगने लगी थी। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे वो कोई गुलाब की कली हो जो अभी अभी खिली है। वैसे जिस हालत में निखिल उसे ले आया था, उसके बाद उस वक्त किसी और का उसे देखना बिल्कुल भी सही नहीं होता। कृतिका जानती थी कि निखिल जेलस फील कर रहा है,
लेकिन वो इतना जरूर जानती थी कि उस वक्त वो कार से बाहर नहीं निकल सकती थी। ये आदमी बहुत खतरनाक है। इसके साथ अकेले रहने का मतलब कभी न कभी आप खुद पर से अपना कंट्रोल खो बैठोगे। फिर भी निखिल की बाहों में समाये हुए वो उसके प्यार में पागल हो चुकी थी। उन ख्यालों से बाहर आते हुए कृतिका ने जोर से अपने पैरों को पटका। जब उसे लगा कि अब वो पूरी तरह से होश में आ चुकी है, तब उसने अपने पर्स से अपना कॉम्पैक्ट मिरर निकाला, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखती थी। उसके बाद उसने अपने होठों पर थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई। फाइनली जब कृतिका अपने बाल संवार कर और हल्का मेकअप लगाकर कार से बाहर निकली, ठीक उसी वक्त अनुपम और राघव भी उनकी कार के पास आ गए। उसे देख राघव सरप्राइज रह गया। इस वक्त वो उससे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी जब थोड़ी देर पहले उसने उसे ऑफिस में देखा था। उसकी दोनों आंखें हीरे की तरह चमक रही थी और उसके होठ किसी गुलाब की पंखुड़ियों की तरह लाल थे। राघव की नजरें कृतिका से हटने का नाम भी नहीं ले रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि आज से पहले कभी उसने कृतिका को ध्यान से एक बार भी नहीं देखा था। सर, कृतिका। अनुपम निखिल और कृतिका के पास आया। फिर उसने अपने सामने की ओर अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहा, सामने रेड कार्पेट बिछी हुई है जिस पर सेलिब्रिटीज चलकर आएंगे। हम दूसरे रास्ते से अंदर चलते हैं। शुरुआत में ऑर्गेनाइजर्स ने निखिल को भी रेड कार्पेट पर आने के लिए इनवाइट किया था, लेकिन निखिल ने ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया। अगर किसी मूवी या शो को प्रमोट करने के लिए उसे रेड कार्पेट पर आना होता तो वो जरूर आता, लेकिन इस साल ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने रेड कार्पेट पर जाना जरूरी नहीं समझा। वो सभी दूसरे एंट्रेंस से अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद सूरज भी वहां आ गया। आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? अनुपम ने हैरानी से देखते हुए उससे सवाल किया। ये पहली बार नहीं था जब उसने सूरज आहूजा को रेड कार्पेट पर वॉक करते हुए देखा था। हर बार उन्हें रिपोर्टर्स की भीड़ घेर लिया करती थी। कौन सा रिपोर्टर बिना कोई सवाल पूछे और बगैर कोई अच्छी तस्वीर खींचे उन्हें जाने देता? ऐसा कई बार होता था कि अगर शो के होस्ट ने उन्हें पकड़ लिया तो उनके सवाल खत्म ही नहीं होते थे और उन्हें रेड कार्पेट से आगे बढ़ने में काफी वक्त लग जाता था। सूरज ने एक दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ अनुपम के सवाल का जवाब दिया। ये बहुत तकलीफ देह है दोस्त। तुम्हें भी पता है कि अब मैं पहले की तरह पॉपुलर नहीं हूँ। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत निर्दयी होती है। ये उगते सूरज को सलाम करती है और डूबते को लात मारती है। अब मुझसे या मुझसे रिलेटेड न्यूज में किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं। मेरे पीछे टॉप के और भी सेलिब्रिटीज आ रहे हैं। वो इंटरव्यू के लिए उनके पीछे भागेंगे, मेरे पीछे नहीं। आप चिंता ना करें, आप जल्दी ही एक शानदार कमबैक करेंगे। शायद आपको अभी से इस बात की चिंता शुरू कर देनी चाहिए कि हर वक्त आपके पीछे फिर से भागने वाले रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स से आप अपना पीछा कैसे छुड़ाएंगे। कृतिका ने उदास सूरज का हौसला बढ़ाते हुए कहा। उसकी आवाज भले ही धीमी थी, लेकिन उसका हर एक वर्ड कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। कृतिका की बातों से सूरज की उदासी जाती रही और उसने खुश होते हुए कहा, ठीक है फिर, मैं खुद को तुम्हें सौंपता हूँ। ये कहने के बाद अचानक से सूरज की नजर निखिल की गुस्सैल आंखों पर गई, जो उसे घूरे जा रही थी। उसने घबराते हुए तुरंत अपने शब्दों में बदलाव किया। खुद को नहीं, मेरा मतलब मेरे करियर को। मैं अपने करियर को तुम्हें सौंपता हूँ। सूरज को खुद ये बात काफी अजीब लग रही थी। अब से पहले उसने कभी कृतिका के साथ कोई काम नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसे यहाँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़े देख न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि जो कुछ कृतिका ने अभी कहा है वो सब कुछ वो करके दिखाएगी। ठीक उसी पर एंटरटेनमेंट फॉरएवर मैगजीन के चीफ एडिटर और पिछले साल की इवेंट ऑर्गेनाइजर समायरा ने वहां आकर उन सबका अभिवादन किया। मिस्टर ओबेरॉय। समायरा लगभग 40 साल की थी। वो दिखने में एवरेज थी, लेकिन उसका वहां होना
हर किसी का ध्यान इवेंट की ओर खींच लेता था। मिस्टर आहूजा, वेलकम। समायरा मैम, इस साल चैरिटी इवेंट में किस बात का शुक्रिया? तुम बहुत अच्छे इंसान हो सूरज। ये बात मैं भी जानती हूँ कि तुम्हारे साथ कितना गलत हुआ है, इसलिए तुम्हारी हेल्प करने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो सब करूंगी। समायरा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैनेजर राघव। समायरा खुद भी एक अच्छी इंसान थी। वो किसी को बड़ा या छोटा नहीं समझती थी। राघव को वेलकम करने के बाद उसने कृतिका की ओर देखते हुए राघव से सवाल किया। मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा है। ये पीआर डिपार्टमेंट की नई एम्प्लॉय है कृतिका। इस साल कंपनी ने इवेंट में आने के लिए इन्हें इनवाइट किया है, राघव ने प्राउडली कहा। समायरा ने कृतिका को भी वेलकम किया। उसके बाद वो उन सभी को उनकी सीट के पास ले गई। इस बार इवेंट में कुछ चेंजेस किए गए थे, जिसमें एक चेंज सीट को लेकर था। जैसे कौन कहाँ बैठेगा, ये बात पहले से ही इनविटेशन कार्ड के अनुसार डिसाइड कर दी गई थी। इस कारण कृतिका निखिल के साथ नहीं बैठ पाई। सूरज की पीआर होने के कारण उसके बैठने की जगह सूरज के बगल में अरेंज की गई थी, इसलिए उसे उसके साथ जाना पड़ा। जिस जगह वो बैठे वहां सामने टेबल पर खाने के लिए तरह तरह के फ्रूट से भरे प्लेट्स रखे गए थे। वैसे असली पार्टी अभी शुरू नहीं हुई थी। वैसे किसी के लिए भी उस इवेंट में आने का असली मकसद खाना पीना नहीं था। वहां आने का असली मकसद ये जानना था कि किसने इस साल सबसे ज्यादा डोनेशन दिया है, या फिर ये कंपेयर करना कि जब इवेंट में ग्रुप फोटो ली गई तो कौन किस रो में बैठा हुआ था। जहां सभी बैठे हुए थे उसके दूसरी तरफ सेल्फ बुफे का भी इंतजाम था, जहां अल्कोहल्स, ड्रिंक्स, केक, आइसक्रीम जैसे खाने पीने की कई चीजें अरेंज की गई थी। खाने की टेबल की तरफ देखते हुए सूरज ने कृतिका से पूछा, क्या तुम कुछ खाना या पीना पसंद करोगी? बस बोलो, मैं ले आऊंगा। अरे नहीं, मैं खुद जाकर ले लूंगी, कृतिका ने मुस्कुराते हुए रिप्लाई किया। हे, आप चुपचाप यहाँ बैठो और मुझे बताओ कि आपको क्या चाहिए। अपने होने वाले देवर को कुछ तो सेवा करने का मौका दो। सूरज ने झट से अपनी चेयर से उठते हुए कहा। कृतिका मुस्कुरा उठी। फिर उसने कहा, "हम्म, मुझे मिक्स चॉकलेट वनीला मैंगो फ्लेवर आइसक्रीम चाहिए। और हाँ, अगर ब्लैक फॉरेस्ट केक हो तो वो भी लेते आइएगा।" चूंकि सूरज उसे बिल्कुल अपनी भाभी की तरह ट्रीट कर रहा था, इसलिए कृतिका ने भी हेजिटेट करना बंद कर दिया। लगता है मीठा बहुत पसंद है आपको। ये कहकर मुस्कुराते हुए सूरज वहां से चला गया। इस दौरान कृतिका ने बाकी की चेयर्स और टेबल पर लगे नेम प्लेट पर एक नजर दौड़ाई। जैसे सूरज फिल्मी दुनिया का एक डूबता सितारा था, ठीक उसी तरह उस सेक्शन में वैसे ही सेलिब्रिटीज बैठे हुए थे, जिनका करियर ग्राफ नीचे की ओर जा रहा था। उनमें से कुछ सेलिब्रिटीज तो ऐसे थे जो कुछ वक्त तक काफी पॉपुलर रहे थे, लेकिन ज्यादातर ऐसे लोग थे जो इंडस्ट्री में तो सालों से थे, लेकिन अब तक उन्होंने इंडस्ट्री में कोई नाम नहीं कमाया था। कृतिका अपने आसपास बैठे लोगों के बारे में सोचकर इस कदर परेशान हो रही थी कि उसका इस बात पर ध्यान ही नहीं गया कि दूसरे सेक्शन में वीरेंद्र सोनाली और सौमिता के साथ एंटर कर रहा था। कंपेयर किया जाए तो इंडस्ट्री में सभी लोग सूरज आहूजा को जानते थे, लेकिन सोनाली के साथ ऐसा नहीं था। इसके अलावा सूरज आहूजा ओबेरॉय कॉरपोरेशन के शेयर होल्डर का भतीजा था, इसलिए समायरा का उससे रिस्पेक्टफुली बात करना और उसका ख्याल रखना जरूरी था। दूसरी तरफ सोनाली के साथ ऐसा करने की उसे कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि बिजनेस की दुनिया में वीरेंद्र ने कुछ नाम तो जरूर कमाया था, लेकिन उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक नहीं थी। साथ ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उसका कनेक्शन सूरज के कंपैरिजन में ना के बराबर था। इसके अलावा जिस स्कैंडल में सोनाली फंसी थी, उसे अभी तक पूरी तरह से बुलाया नहीं गया था, इसलिए ईयरली इवेंट में उसे इनवाइट किया जाना अपने आप में एक बड़ी बात थी। लेकिन वो इनविटेशन भी उसे सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि वीरेंद्र ने कईयों के सामने जाकर खुद उनसे रिक्वेस्ट की थी
कि वे उसकी बेटी को आज के होने वाले फंक्शन में इनवाइट करें। इसके बाद भी अगर वे लोग ये उम्मीद करते कि समायरा खुद उनका वेलकम करेगी, तो इसे बस उनकी बेवकूफी ही समझा जाता। जैसे ही सोनाली की नजर कृतिका पर पड़ी, उसका चेहरा सिकुड़ गया। उसने वीरेंद्र की शर्ट खींचते हुए कहा, डैड, देखिए वो तो बड़ी दी है। वीरेंद्र ने सोनाली की पॉइंट की गई जगह पर देखा। सामने थोड़ी दूरी पर उसे भी कृतिका नजर आ गई। सौमिता हैरान थी। उसने गुस्से से कृतिका की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा क्यों है कि कृतिका सोना से अच्छी जगह पर बैठी हुई है? हालांकि कृतिका की टेबल के आसपास बैठे सेलिब्रिटीज ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, या तो वो यंगस्टर्स थे जिन्हें इंडस्ट्री में आए हुए कुछ ही वक्त हुआ था, या फिर वे सब अनुभवी और टैलेंटेड एक्टर्स थे जिन्हें अपनी एक्टिंग स्किल्स के कारण इंडस्ट्री में कुछ फेम मिली थी। भले ही उनमें से कोई भी सोनाली जितना पॉपुलर नहीं था, लेकिन एक बात जो उनके हक में थी वो ये कि उन सभी के कैरेक्टर पर अब तक सोनाली के कैरेक्टर की तरह कोई दाग नहीं लगा था। जबकि सोनाली एक उभरती हुई एक्ट्रेस थी, लेकिन वो अब तक भी ए लिस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में शामिल नहीं हो पाई थी, इसलिए उसे मिली सीट स्टेज के नजदीक नहीं थी। इसके अलावा उससे जुड़ा स्कैंडल अभी भी चर्चा में था, इसलिए उसे स्टेज से काफी दूर कोने में एक सीट दी गई थी। नहीं, उसे उस जगह पर नहीं होना चाहिए, बल्कि मेरे हिसाब से तो उसे इस इवेंट में ही नहीं होना चाहिए। सौमिता ने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया था। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। उसकी आंखें दहकते अंगारे की तरह लाल हो गई। वो इस इवेंट को कैसे अटेंड कर सकती है? आखिर कौन उसे इनविटेशन कार्ड दे सकता है? सोनाली के लिए इनविटेशन कार्ड हासिल करने में वीरेंद्र को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, तो फिर कृतिका जैसी सिंपल लड़की जिसके पास ना कोई पावर थी और ना कोई बड़ी पोजीशन, फिर उसे इनविटेशन कैसे मिल गया? या फिर उसे ऐसा लगा कि हर साल होने वाला ये ईयरली चैरिटी इवेंट कोई फैमिली फंक्शन है, जो वो यहाँ उनकी इजाजत के बगैर ही आ गई। सौमिता कृतिका के लिए आग उगलती ही जा रही थी। उसका जॉब पीआर डिपार्टमेंट में हुआ था ना। 2 कौड़ी की जॉब वाली लड़की को इनवाइट किसने किया? जैसे जैसे वो कृतिका के बारे में सोच रही थी, वैसे वैसे उसका गुस्सा, या यूं कहें तो उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। आखिर वो हर उस जगह कैसे पहुंच जा रही थी जहां वो लोग जाते थे? इसके अलावा इवेंट में कई नामी गिरामी हस्तियां आने वाली थी, जबकि कृतिका का उनमें से किसी से कोई लेना देना नहीं था। ना ही वो पॉपुलर थी और ना ही उसे कोई जानता था। फिर भी उसे उनके साथ टेबल शेयर करने का मौका क्यों दिया गया? माँ, शायद कृतिका दी यहाँ काम के सिलसिले में आई है। वो पीआर डिपार्टमेंट से है। ओबेरॉय कॉर्पोरेशन के अंडर काम करने वाले कई सेलिब्रिटीज भी तो पार्टी में आए होंगे। शायद उन्हीं में से किसी के साथ वो एज अ पीआर यहाँ आई होंगी। सोनाली ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मेरे ख्याल से वो यहाँ बस एक स्टाफ के तौर पर आई है। फिर भी वो स्टेज के काफी नजदीक वाले टेबल के पास क्यों बैठी है? वहां तो फंक्शन में आने वाले इम्पोर्टेंट गेस्ट को बैठना होता है। वो बहुत गलत कर रही है। हाँ, ऐसा ही कुछ होगा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मेरी बच्ची हमेशा चीजों को अच्छे से समझ लेती है। सोनाली की तारीफ करने के बाद सौमिता ने वीरेंद्र से कहा, वीरेंद्र, कृतिका अपने बिहेवियर से यहाँ भी कोई गड़बड़ कर सकती है। वो बेहया लड़की कृतिका को इम्पोर्टेंट गेस्ट के टेबल के पास बैठे देख वीरेंद्र के अंदर गुस्से का एक तूफान सा खड़ा हुआ। लगता है ये बदतमीज लड़की अपनी औकात भूल गई है। वीरेंद्र का गुस्सा 7वें आसमान को छू रहा था। इससे पहले जब भी सोनाली को इस फंक्शन में आने का इनविटेशन मिला था, तब सोनाली के साथ बस वो और सौमिता ही इवेंट में आते थे। कृतिका उसकी अपनी बेटी थी, साथ ही वो सोनाली की असिस्टेंट भी थी। बावजूद इसके वो कभी भी कृतिका को इस फंक्शन में लेकर नहीं आया। सौमिता ने अपने होठ सिकुड़ते हुए शिकायती लहजे में कहा, ये सब अनुराधा की गलती है। अब जब कृतिका उसके साथ रहने लगी है, तो उसे अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देने चाहिए। लेकिन वो औरत तो
उसे हमारे खिलाफ भड़काने के सिवा और कुछ नहीं करती। और अब तो लगता है उसने कृतिका को पराये मर्दों के साथ घुलने मिलने की पूरी छूट दे दी है। फिर सौमिता ने उदास होते हुए कहा, मैं कृतिका की स्टेप मदर हूँ, लेकिन उसने हमेशा मुझे गलत समझा, इसलिए मेरा उससे इस मैटर पे कुछ भी कहना ठीक नहीं रहेगा। न जाने मेरी कई बातों का वो क्या मतलब निकाल ले। वीरेंद्र ने नाराजगी में अपनी मुट्ठी कस के बांध ली। उसे भी यही लगता था कि अनुराधा की संगत में आकर कृतिका काफी बदल गई है। पहले भी कभी कभी कृतिका उससे कहा करती थी कि वो उसके साथ गलत बिहेव करता है, लेकिन तब तो वो बस ऐसा कहती थी, पर कभी उसके अगेंस्ट नहीं जाती थी। लेकिन अब उसमें ऐसे बदलाव आ गए थे कि उसने सोनाली के साथ साथ उसका भी जीना मुश्किल कर दिया था। ये सब सोचते हुए गुस्से से वीरेंद्र के अंदर एक आग सी धधक उठी। इसका इकलौता कारण वो अनुराधा ही थी। उसी की वजह से कृतिका इतनी बदल गई है। सौमिता ने तड़पते हुए एक गहरी सांस ली और कहा, अगर वो खुद को शर्मिंदा करना चाहती है तो इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो शुरू से ही अपनी माँ की तरह बनना चाहती थी। सब जानते हैं कि अनुराधा कितनी घटिया औरत है और समाज में उसकी कैसी इमेज है, लेकिन कृतिका का नाम सिर्फ उससे नहीं जुड़ा है। वो तुम्हारी भी बेटी है और हमारे परिवार का एक सदस्य भी। अगर यहाँ उसने खुद को शर्मिंदा किया तो हर कोई हमें ब्लेम करेगा कि हमने उसे गलत परवरिश दी है। तुम्हें नहीं लगता कि वो हमें जानबूझकर टॉर्चर करना चाहती है? वीरेंद्र ने कृतिका की टेबल की ओर देखा। किसी तरह अपने गुस्से पर काबू कर उसने कहा, इस वक्त यहाँ काफी भीड़ है। अगर हमने कुछ किया तो लोगों का ध्यान उस पर चला जाएगा। जैसे ही हमें एक अच्छा मौका मिलेगा तो हम उसे यहाँ से भगा देंगे। इतने बड़े इवेंट में वीरेंद्र कृतिका के कारण अपनी फैमिली को शर्मिंदा होने नहीं देना चाहता था। सौमिता के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान उभर आई। उसके बगल में बैठी सोनाली ने एक प्यारी बेटी की तरह वीरेंद्र का हाथ थामते हुए कहा, डैड, गुस्सा ना होए, आपको अपना ख्याल रखना होगा। अगर आपको कोई भी चोट पहुंचती है ना, तो सबसे ज्यादा दर्द माँ और मुझे होता है। उम्मीद के मुताबिक वीरेंद्र का गुस्सा शांत हो गया और वो सोनाली की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। उसे अपनी इस बेटी पर गर्व था। जब भी वह सोनाली को देखता था तब वो बहुत ही नेक दिल और अच्छा इंसान दिखाई पड़ता था, लेकिन कृतिका को देखते वक्त उसके एक्सप्रेशन किसी भयानक राक्षस के जैसे हो जाते थे। ये कुछ ऐसा था जैसे कृतिका उसकी जिंदगी का एक दाग थी, जिस पर नजर पड़ते ही उसे खुद से घिन आने लगती थी। सिर्फ सोनाली ही उसकी प्यारी बेटी थी, जो उसकी हर एक बात मानती थी और हमेशा उसकी इमेज का ख्याल भी रखती थी। जबकि कृतिका उसे बार बार गुस्सा दिलाती थी, उसके अगेंस्ट जाती थी और जिसे उसकी जरा भी परवाह नहीं थी। वो उसका पिता था, लेकिन उसने हमेशा उससे दुश्मनों की तरह बर्ताव किया। जब भी वीरेंद्र कृतिका के बारे में सोचता था तो गुस्से से उसका दिमाग गर्म हो जाता था। क्यों वो बेहया लड़की सोनाली से कुछ नहीं सीखती? उसे भी सोनाली की तरह एक आज्ञाकारी बेटी बनना चाहिए था, और उसने तो उसे अपना दुश्मन मान लिया था। डैड, चलिए पहले चलकर अपनी जगह पर बैठते हैं, सोनाली ने कहा। वीरेंद्र ने हाँ में अपना सिर हिलाया। उसके बाद वे तीनों अपनी टेबल की ओर बढ़ गए, जो कृतिका की टेबल से काफी दूर एक कोने में था। अपने टेबल पर और उसके आसपास लगे नेम प्लेट्स पर एक नजर दौड़ाते ही वो समझ गए कि जितने भी लोग वहां बैठे थे, इंडस्ट्री में उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। फिल्म इंडस्ट्री में वे कभी पॉपुलर नहीं होने वाले थे। सोनाली ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध ली। गुस्से से उसका पूरा बदन कांपने लगा। पहले जब भी वो इस चैरिटी इवेंट में आई थी तब उसे स्टेज के सबसे नजदीक के 3 रो में से किसी एक रो में बिठाया जाता था। ये पहली बार था जब उसे स्टेज के इतनी दूर अंधेरे कोने में जगह दी गई थी। अब उसकी इमेज इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि ऑर्गेनाइजर्स ने उसके बैठने की जगह जेड लिस्ट एक्टर्स के साथ अरेंज की थी, जिन्हें कोई एक नजर देखना तक नहीं चाहता था। उसने पलटकर दोबारा से कृतिका की टेबल की ओर देखा।
जहां कृतिका बैठी थी वहां से उसे अपनी सीट अब और भी ज्यादा दूर लगने लगी थी। फिर उसने पलटकर एंट्रेंस के पास रेड कार्पेट की ओर देखा, जहां समायरा आने वाले सभी गेस्ट का वेलकम कर रही थी। लेकिन फिर भी उसने आगे आकर उसका वेलकम नहीं किया और दिखावा करती रही जैसे उसने उसे देखा ही नहीं। सोनाली अपनी नजरें उन दोनों पर से हटाने ही वाली थी कि उसकी नजर सूरज आहूजा पर पड़ी, जो डेजर्ट से भरी एक प्लेट और एक ग्लास फ्रूट जूस थामे हुए कृतिका के पास जा रहा था। फिर उसने मुस्कुराते हुए वो प्लेट कृतिका के सामने रखी और उसके बगल वाली सीट पर बैठ गया। तुम किसे देख रही हो? सौमिता ने सोनाली को लगातार किसी को घूरते हुए देख सवाल किया। जवाब ना मिलने पर उसने भी उसी ओर देखना शुरू किया जिस तरफ सोनाली देख रही थी। थोड़ी दूर पर उसे कृतिका सूरज आहूजा के साथ दिखाई दी। वो ये देखकर चौंक गई कि दोनों ही एक दूसरे से मुस्कुराते हुए ऐसे बात कर रहे थे मानो वे दोनों क्लोज फ्रेंड्स हों। सौमिता ने तुरंत वीरेंद्र का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कहा, वीरेंद्र देखो, वो सूरज आहूजा है ना, जो अपनी वाइफ को चीट करने के स्कैंडल में फंसा हुआ है। कृतिका उसके साथ क्या कर रही है? सोनाली ने झल्लाते हुए कहा, सूरज की रेपुटेशन कुछ खास अच्छी नहीं है और निखिल तो फ्रंट रो में कुछ इम्पोर्टेंट सेलिब्रिटीज के साथ बैठा हुआ है। फिर कृतिका उसके साथ ना होकर सूरज के साथ क्यों बैठी है? इसके अलावा सोनाली इस बात से भी भड़क रही थी कि सूरज भी उसी की तरह एक बड़े स्कैंडल में फंसा हुआ था। फिर सूरज को इतनी अच्छी जगह सीट क्यों मिली और उसे इतना पीछे क्यों बिठाया गया? सौमिता झूठा दिखावा करते हुए गुस्सा हुई और फिर उसने परेशान होते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कृतिका सूरज आहूजा के साथ अफेयर में है? उसके बाद उसने वीरेंद्र की तरफ देखा। उम्मीद के मुताबिक वीरेंद्र ने भड़कते हुए कहा, ये बदजात लड़की। उसके ऐसा कहते ही सौमिता दिल ही दिल मुस्कुरा उठे। जब से उसने राठौर परिवार में कदम रखा था तब से वो हमेशा वीरेंद्र को कृतिका के खिलाफ भड़काती आई थी। वो बार बार कृतिका के कैरेक्टर को लेकर उसके मन में सवाल खड़ा करती रहती थी और उसे बताती थी कि कृतिका अपने कई क्लासमेट्स के साथ फिजिकल रिलेशन में है। इसके बदले वो उनसे महंगी गिफ्ट्स लिया करती थी। साथ ही वो सोनाली की बहुत तारीफ करती थी। वो कहती थी कि उसकी बच्ची ने खुद पर कोई दाग लगने नहीं दिया है। उसके आगे पीछे हजारों लड़के घूमते हैं, लेकिन उसने किसी की तरफ देखा तक नहीं। वो पूरी तरह से अपना मन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगाती है। सौमिता कभी भी सीधे सीधे कृतिका के कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठाती थी। वो बस ऐसे तरीके ढूंढ लेती थी जिससे ऐसा लगता था कि वो जो कुछ भी कह रही है वो कृतिका के भले के लिए है। लेकिन असलियत में तो वो हमेशा उसे लेकर वीरेंद्र के दिल में ज्यादा से ज्यादा नफरत पैदा करना चाहती थी और इसमें वो पूरी तरह से कामयाब भी हुई थी। शुरुआत से ही वीरेंद्र सोनाली को जरूरत से ज्यादा प्यार करते आया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे लगता था कि दुनिया के सामने उसे पूरी तरह से अपनी बेटी के रूप में एक्सेप्ट ना कर उसने उसके साथ बहुत गलत किया है। और इतने सालों तक सौमिता ने जिस तरह से उसका ब्रेन वॉश किया था, उसके बाद उसे कृतिका की जरा भी परवाह नहीं थी। और चूंकि वो हमेशा अपने काम में बिजी रहता था, इसलिए कृतिका से जुड़ी हर बात उसे सौमिता से ही पता चलती थी, जिसका फायदा उठाकर सौमिता ने उसके मन में कृतिका को लेकर जहर भर दिया था। वीरेंद्र की नजरों में कृतिका एक गिरी हुई बदचलन लड़की थी, जो अपनी स्टेप मदर की इंसल्ट करती थी, अपनी छोटी बहन को धमकाती थी और जिसका कई लड़कों से नाजायज संबंध था। यानी पहले उसने जो कहा था वो झूठ नहीं था। उसका निखिल ओबेरॉय के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अगर उसका उसके साथ कोई रिलेशन होता तो वो उसी के साथ बैठती ना कि सूरज के साथ। हाँ, उस बच्चात लड़की ने ओबेरॉय कॉर्पोरेशन में जॉब मिलने के बाद वहां आने वाले सेलिब्रिटीज के साथ धीरे धीरे मेलजोल बढ़ा लिया होगा। क्योंकि निखिल ओबेरॉय को सेड्यूस करना उसकी औकात से बाहर की बात थी।
इसलिए उसने सूरज आहूजा को सिड्यूस कर लिया। ये सब कहते हुए वीरेंद्र के दिल में कृतिका के लिए समाई नफरत और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। आखिर उसे समझ क्यों नहीं आता कि उसकी इन हरकतों से राठौर फैमिली का नाम कितना खराब हो रहा है। वीरेंद्र के गुस्से की आग में सोनाली ने भी घी डालने का काम किया। शर्मिंदगी से अपना चेहरा अपने हाथों से ढकते हुए उसने कहा, मैंने सुना है कि सूरज जिस लड़की के साथ मिलकर अपनी वाइफ को चीट कर रहा था, उसने उससे शादी कर ली है। पूरी इंडस्ट्री भी इस बात को जानती है कि कृतिका दी उसके साथ रिलेशनशिप में क्यों है। जब उसने ये बात कही था, वो ये भूल गई थी कि उसकी खुद की माँ ने भी ऐसा किया था। वो अपनी ही बहन के पति के साथ रिलेशनशिप में आकर उसे चीट कर रही थी। उसकी बात सुनकर सौमिता भी एक पल के लिए शर्मिंदा हो गई। फिर उसने तुरंत टॉपिक चेंज कर दिया। अब बेटा, अनिकेत कहाँ है? वो आज तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? सोनाली ने एक्सप्लेन किया। हम दोनों इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। हमने मिलकर तय किया है कि जब तक लोग मुझसे जुड़े स्कैंडल को भूल नहीं जाते, तब तक हम दोनों एक साथ पब्लिक के बीच नहीं आएंगे, चाहे बात कास्टिंग काउच की हो या कृतिका को फंसाने की या फिर उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसे चीट करने की। सारे स्कैंडल उसकी इमेज को बर्बाद कर रहे थे। इसलिए अगर वे दोनों साथ में पब्लिक के बीच आते तो सोनाली की बिगड़े इमेज और भी ज्यादा बिगड़ सकती थी। तुम दोनों ने सही फैसला किया है, सौमिता ने हामी भरी। फिर जब उसने दूर कृतिका की टेबल की तरफ देखा तो वो उसे वहां पर दिखाई नहीं दी। कृतिका इतनी जल्दी चली गई? कृतिका एक्चुअली में वॉशरूम गई थी। जाने से पहले उसने सूरज को बता दिया था कि वो वॉशरूम जा रही है। दरअसल जो आइसक्रीम और केक सूरज उसके लिए लेकर आया था, उसे खाते वक्त गलती से कृतिका ने एक स्पून आइसक्रीम अपनी ड्रेस पर गिरा ली थी, जिसे साफ करना जरूरी था। अपनी ड्रेस साफ करने के बाद जब वो वॉशरूम से बाहर निकली तो किसी ने उसका रास्ता रोक लिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जब कृतिका ने अपना सिर ऊपर उठाया तो सामने उसे वीरेंद्र दिखाई दिया। क्योंकि कृतिका को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वीरेंद्र उसे यहाँ लेडीज वॉशरूम के पास मिलेगा, इसलिए वो उसका सामना करने को तैयार नहीं थी। इस बात का फायदा उठाते हुए वीरेंद्र ने कस के उसकी बाह को पकड़ लिया और उसे डांटते हुए बोला, ये कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ तुम अपने मन से जब चाहो आ सकती हो और जब चाहो जा सकती हो। अब इससे पहले कि तुम खुद को और मुझे शर्मिंदा करो, यहाँ से चली जाओ। मैं यहाँ अपने काम के सिलसिले में आई हूँ, कृतिका ने छल्लाते हुए कहा। वो झटका देकर वीरेंद्र की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाना चाहती थी, लेकिन उसने काफी जोर से उसका हाथ पकड़ा था, इसलिए वो लाख कोशिश के बाद भी अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ा नहीं पाई। काम के सिलसिले में? हाँ, वीरेंद्र ने गुर्राते हुए कहा। मैंने देखा सूरज आहूजा के साथ बैठे हुए बेशर्मी से तुम कौन सा काम कर रही थी। कृतिका की आंखें गुस्से से दहक उठी। उसने वीरेंद्र को डांटते हुए कहा, अनाप शनाप बकना बंद कीजिए। इस आदमी के पास कोई दिमाग है या नहीं? ना इसे जगह की परवाह है और ना ही ओकेजन की। बोलने के लिए मुंह भी खोला इसने तो बस बकवास बात करने के लिए। ये साल का सबसे बड़ा इवेंट है मिस्टर राठौर। इसके आसपास अंदर बाहर हर एक कोने में रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स मौजूद हैं, इसलिए कुछ भी बकने से पहले थोड़ा सोच लिया करें। कृतिका ने धीमी आवाज में वीरेंद्र को चेतावनी दी। वीरेंद्र चाहता था कि वो वहां से चली जाए, जबकि कृतिका की नजर में वो वीरेंद्र था जिसे वहां से चले जाना चाहिए था। उसे इस खास ओकेजन की कोई परवाह नहीं थी। वीरेंद्र कृतिका का मजाक उड़ाने के लहजे में हंसा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वहां स्टेज के नजदीक बैठे हुए बड़ी ही बेशर्मी से तुम सूरज के साथ बातें कर रही थी। तब तो तुम्हें इस बात का ख्याल नहीं आया कि यहाँ हर और रिपोर्टर्स मौजूद हैं, और अब इस बात से डर रही हो कि कहीं कोई इस बारे में बात ही ना करने लगे। वीरेंद्र को डरने की क्या जरूरत थी? ये मैटर उससे जुड़ा हुआ थोड़ी ना था। अगर रिपोर्टर्स उसकी बात सुन भी लेते तो डरने या घबराने की जरूरत सूरज और कृतिका को थी।
उसे नहीं। ये एक अच्छा मौका था कृतिका और सूरज के बारे में अफवाह उड़ाने का। इससे मीडिया का और लोगों का ध्यान सोनाली के स्कैंडल से हट जाता। लेकिन वो नहीं जानता था कि बीते कुछ वक्त में कृतिका में कितना बदलाव आ चुका है। वो प्रोफेशनली अब एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर थी, जिसने पल भर में समझ लिया था कि वीरेंद्र के मन में क्या चल रहा है और वो क्या करना चाहता है। अपनी एक बेटी के भले के लिए अपनी दूसरी बेटी पर कीचड़ उछालने में उसे कोई परेशानी नहीं थी। कृतिका खिलखिलाकर हंस पड़ी। वीरेंद्र जैसे घटिया इंसान से और उम्मीद भी क्या की जा सकती थी। सोनाली से जुड़े स्कैंडल की शुरुआत में भी पुलिस का उसे अरेस्ट करना या जेल भेजना इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी बस उसकी रेपुटेशन को बचाने के लिए वीरेंद्र ने सोनाली के कमिट किए गए क्राइम में फंसाकर उसे जेल भेजने की कोशिश की और अब सूरज के साथ उसका नाम जोड़कर उसकी इमेज बर्बाद करना चाह रहा था, ताकि सभी का ध्यान सोनाली के स्कैंडल से हट जाए। लेकिन उसके बेकार दिमाग के साथ साथ उसका प्लान भी बेकार था, जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। वीरेंद्र ने काफी जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम कितनी बेशर्म हो। जब निखिल ओबेरॉय तुम्हारे जाल में नहीं फंसा तो तुमने सूरज आहूजा की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। अगर तुम्हें सिड्यूस ही करना था तो किसी ऐसे पावरफुल मेल एक्टर को सिड्यूस करती जिसका करियर ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा हो, ना कि सूरज आहूजा की तरह नीचे की ओर। आप जितना जोर से चिल्लाना चाहते हो चिल्लाओ, कृतिका ने भड़कते हुए कहा। वो समझ चुकी थी कि जोर जोर से चिल्लाकर वो लोगों का ध्यान उनकी तरफ लाना चाहता है। कृतिका ने पहले अपने दांतों को अपने होठों में दबाया, फिर वो गुर्राते हुए बोली, अगर आप चाहते हैं कि लोगों को ये पता चले कि सोनाली आपकी स्टेप डॉटर नहीं बल्कि आपकी अपनी बायोलॉजिकल डॉटर है, तो चिल्लाएं। जितना जोर से आप चिल्ला सकते हैं उतनी जोर से चिल्लाएं। आपने अपनी पहली शादी के दौरान ही अपनी बीवी को धोखा देकर उसकी बहन के साथ नाजायज संबंध बनाए, जिससे आपकी नाजायज बेटी सोनाली ने जन्म लिया। उसके बाद आपने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दिया और फिर उसकी बहन से शादी की। इसके बाद भी आपने अपनी नाजायज बेटी को दुनिया के सामने एक्सेप्ट कर जायज बताने की हिम्मत नहीं की, सिर्फ और सिर्फ अपने इमेज को साफ बनाए रखने के लिए। फाइनली अपने दूसरे जन्म में कृतिका ने वीरेंद्र के सामने उसके छिपाए गए सबसे बड़े राज को उजागर कर दिया। उसकी बातें सुन वीरेंद्र का दिल धड़कना भूल गया। हैरानी और डर उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहे थे। लेकिन कृतिका ये नहीं जानती थी कि उसके चेहरे पर आए डर और हैरानी के भाव सोनाली को लेकर उसकी तड़प के कारण है या इस राज के फाश होने पर होने वाले उसकी बदनामी के बारे में सोचने के कारण। आखिरकार वीरेंद्र ने अपनी आवाज धीमी कर ली। ये कैसी बकवास बातें कर रही हो तुम? बकवास? मेरे सामने कोई नाटक ना करे डैड। आपको अच्छे से पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। कृतिका ने अपना सिर उठाकर वीरेंद्र की आंखों में झांक कर मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरी बातें बकवास है तो आपने चिल्लाना बंद क्यों कर दिया? वीरेंद्र को समझ नहीं आ रहा था कि आगे उसे क्या कहना चाहिए। कुछ समझ में न आने पर उसने फिर से कृतिका को डांटना शुरू कर दिया। यहाँ से चली जाओ अभी। आखिर तुम इस इवेंट में कर क्या रही हो? ये जगह तुम जैसी वाहियात लड़की के लिए नहीं है। अपनी बात पूरी करते ही वीरेंद्र कृतिका को वहां से खींचकर इवेंट से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। अपने पिछले जन्म में कृतिका ने निर्मोही से मार्शल आर्ट की कई टेक्निक सीखी थी, जो जरूरत पड़ने पर उसके काम आती थी। देखा जाए तो उसे वो सारी टेक्निक्स अच्छे से याद थी और वो वीरेंद्र की पकड़ से बाहर निकलने के लिए उनका इस्तेमाल भी कर रही थी। लेकिन वीरेंद्र की शारीरिक ताकत से तुलना की जाए तो कृतिका उससे बहुत कमजोर थी, इसलिए वो लाख कोशिश के बाद भी उसकी पकड़ से बाहर नहीं निकल पाई। जब वीरेंद्र कृतिका को जबरदस्ती घसीटकर वहां से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, तब कृतिका अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ऐसा करने से रोक रही थी, लेकिन वो खुद को खींचे जाने से रोक नहीं पा रही थी। अचानक कहीं से एक हाथ ने वहां आकर
वीरेंद्र की कलाई को कस के पकड़ लिया। छोड़ो उसे। एक बहुत ही धीमी लेकिन गुस्सैल आवाज वीरेंद्र के कानों में टकराई। अपना सिर घुमाकर देखने पर वीरेंद्र को सामने निखिल खड़ा दिखाई दिया। वीरेंद्र ने नाटकीय अंदाज में मुस्कुराकर निखिल की चापलूसी करते हुए कहा, हेलो मिस्टर ओबेरॉय, वो मुझे कुछ खास चीजों को लेकर अपनी बेटी से बात करनी है। लेकिन उसकी कही किसी बात पर निखिल कहाँ भरोसा करने वाला था। उसने गुस्से से वीरेंद्र की कलाई को पूरी ताकत के साथ दबाया। उसकी मजबूत पकड़ के कारण वीरेंद्र दर्द से तड़प उठा और उसने तुरंत कृतिका का हाथ छोड़ दिया। कृतिका अपना हाथ सहलाते हुए निखिल के पीछे आ गई। मिस्टर ओबेरॉय, आप गलत कर रहे हैं। ये मैटर मेरे और मेरी बेटी के बीच का है। भले ही आप उसके बॉस हैं, लेकिन इससे आपको हम दोनों के पर्सनल मैटर के बीच आने का हक नहीं मिलता। वीरेंद्र के एक्सप्रेशन बदलने लगे थे। उसे दोनों को यह साथ देख शक होने लगा था। अगर सच में कृतिका का निखिल के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो बार बार वो कृतिका की मदद के लिए सामने क्यों आता है। निखिल ने उसकी कही बात को अनसुना कर दिया। फिर वो अपने फोन से किसी को कॉल कर उससे बात करने लगा। शेखर, मैं बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से शेखर ने रिप्लाई में निखिल से सवाल कर दिया, निखिल, तुम इवेंट से चले गए क्या? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, कहाँ हो तुम? मैं 3 लोगों को इसी वक्त यहाँ से बाहर निकलवाना चाहता हूँ, निखिल ने फोन पर गुस्से से कहा। इवेंट में भले ही उसे कृतिका से दूर बैठना पड़ा था, लेकिन उसकी नजरें कृतिका पर से हट नहीं रही थी। इसी कारण जब उसने वीरेंद्र को कृतिका के पीछे जाते देखा, तब उसने ध्यान दिया कि फंक्शन में सनाली और सौमिता भी आए हुए हैं। अभी? शेखर ने चौंकते हुए कहा, क्या तुम यहाँ आए हुए किसी गेस्ट की बात कर रहे हो? हाँ, चिंता मत करो, ये लोग कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम सोनाली को जानते हो ना? निखिल ने वीरेंद्र को गुस्से से घूरते हुए कहा। निखिल की बात सुनते ही वीरेंद्र की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। वो इवेंट में इनविटेशन मिलने के बाद यहाँ आए थे। उनकी बैठने की जगह तय की जा चुकी थी। यहाँ तक कि फंक्शन में आने वाले सभी गेस्ट के नाम की एक लिस्ट भी तैयार कर मीडिया को दी गई थी, ताकि वे इस ईयरली चैरिटी इवेंट को प्रमोट कर सके। उसने आज से पहले कभी नहीं सुना था कि किसी गेस्ट को हर साल होने वाले इस खास ईयरली चैरिटी इवेंट से बाहर किया गया हो। चूंकि ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से सभी गेस्ट को ऑलरेडी इनविटेशन भेजा जा चुका था, इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने हर आने वाले गेस्ट को सोच समझकर सिलेक्ट किया होगा। फिर वो खुद के इनवाइट किए गए गेस्ट को यहाँ बुलाने के बाद बाहर कैसे निकाल सकते थे? निखिल पूरी इंडस्ट्री को एक सनसनीखेज न्यूज से रूबरू करवाना चाहता था। हाँ, जानता तो हूँ, हाल फिलहाल वो खबरों में छाई हुई थी। शेखर अतुल्य भारत कॉरपोरेशन का मालिक था, जो देश की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी में से एक थी। इसलिए सोनाली और उससे जुड़े स्कैंडल को ना जानना उसके लिए इम्पॉसिबल था।